चौथा जो कारण होता है कंधे में दर्द का और जो काफ़ी कॉमन है, उसको आम भाषा में फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं और हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। इस तकलीफ़ में कंधे के आसपास की जो कैप्सूल होता है वो सूजन हो जाती है और उसके कारण कंधा जाम हो जाता है, तो कंधे का किसी भी तरह का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको आम भाषा में फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं। ये तकलीफ़ जिन पेशेंट्स को थायराइड की तकलीफ़ होती है उनमें ज़्यादा होता है, जिन पेशेंट में डायबिटीज़ की तकलीफ़ होती है उनमें ज़्यादा होती है। इस पेशेंट में आपका कंधा टाइट हो जाता है और अगर पेशेंट अपना हाथ बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा या बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा या ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, सभी मूवमेंट्स जो हैं वो पेनफुल भी हो जाते हैं और टाइट भी हो जाते हैं। तो वो मूवमेंट में दर्द भी होगा और ऊपर ले जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। पेशेंट स्वयं भी मूवमेंट करने में सक्षम नहीं होगा और अगर आप उसकी मदद करके ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एक ऐसी तकलीफ़ है जो क्लिनिकल डायग्नोसिस से कंफर्म की जा सकती है, परंतु हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप दूसरे डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए एमआरआई ज़रूर कराएं। कंधे में कोई भी तकलीफ़ हो आप अपना एमआरआई ज़रूर कराएं ताकि आप डायग्नोस कर पाएँ कि एग्जैक्टली आपको तकलीफ़ क्या है, क्योंकि हमने ज़्यादा ये देखा है कि कंधे की जो डिसऑर्डर होते हैं, कंधे की जो बीमारियाँ होती हैं वो रॉन्ग डायग्नोसिस पे जा रही होती हैं। तो कंधे का एमआरआई ज़रूर कराएं और एमआरआई में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में स्पेसिफिक फीचर्स मिलेंगे। अगर आपका एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का डायग्नोसिस एमआरआई से कंफर्म हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इसमें आमतौर पे हम फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रेंड फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप फिज़ियोथेरेपी कराएं। हमने इसके लिए स्पेसिफिक फिज़ियोथेरेपी वीडियोस बनाए हैं और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप वो फिज़ियोथेरेपी के वीडियोस ज़रूर देखें और वो अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आपको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है तो आपको किस तरह की फिज़ियोथेरेपी से शुरू करना है, कैसे फिज़ियोथेरेपी आपको एडवांस फेज़ में करनी है और कैसे कैसे आपको अपनी फिज़ियोथेरेपी बढ़ानी है। थेराबैंड एक्सरसाइजेज इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, कंधे को ऊपर नीचे करने की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। धीरे धीरे स्लो पैसिव एक्सरसाइजेज आपके लिए लाभदायक रहेंगे। शोल्डर ग्लाइड्स आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आप कुछ तरह का सेक कर सकते हैं। हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें हम कंधे में किस तरह के सेक करने चाहिए, कंधे में किस तरह की मॉडलिटीज़ यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में बताया है, तो वो भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो जैसा मैं आपको बता रहा कि अगर आपको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की तकलीफ़ है, फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है, तो आम तौर पे इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है वो फिज़ियोथेरेपी से और दवाइयों से संभव है। इसमें 90 से 95% केसेस में कोई प्रोसीजर, कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं फिर रिपीट करूँगा, अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है तो आपको कोई प्रोसीजर, कोई इंजेक्शन, कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन, कोई पीआरपी इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से फिज़ियोथेरेपी करें, दवाई लें, आपका तकलीफ़ ठीक हो जाएगा। परंतु कुछ 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों से आराम नहीं आता है, कसरत से आराम नहीं आता है, तो उन मरीज़ों के लिए सबसे जो सचोट इलाज है, अचूक इलाज है, वो है आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर और दूरबीन से एक आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस नाम की सर्जरी है, वो करके हम पेशेंट्स को आराम दे सकते हैं। तो अगर आपको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, स्टीरॉयड का इंजेक्शन ले लिया है, ठीक नहीं हो रही है, आपने सब ट्राई करके देख लिया है, ठीक नहीं हो रही है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दूरबीन का एक छोटा प्रोसीजर जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, वो करके ये जो तकलीफ़ है इसको हम काफ़ी सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस प्रोसीजर बोलते हैं और ये हम काफ़ी कॉमनली करते हैं।